सब जाग रहे तो सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रहे। लहरों पर मोती चमक रहे, झोंके भी तुझ तक सिमट रहे। न तूफान कोई आने वाला, सब तह तक गोते लगा रहे। लहरें तेरी कदमों में है, तू नाव पकड़ बस रोता रहे। सब जाग रहे तो सोता रहे। धूप अभी सिरहाने हैं, मौसम जाने पहचाने हैं। रात अभी तो घंटों हैं, बस कुछ पल दूर ठिकाने हैं। इतनी दूरी तय कर आया, दो पग चलने में रोता रहे। सब जाग रहे तो सोता रहे। माना कि मुश्किल भारी है, पर तुझ में क्या लाचारी है। ये हार नहीं बाहर की है, भीतर से हिम्मत हारी है। उठ रहे यहाँ सब गिर गिर कर, न उठ तू यूं ही लेटा रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रहे। संदीप द्विवेदी जी की ये कविता, इस कविता ने मुझे इन दिनों बहुत साहस दिया, फिर से उसी ऊर्जा को महसूस करने में, ये बात समझने में कि मैं ऐसी नहीं हूँ कि इतनी जल्दी पीछे हट जाऊँ। और दिल से धन्यवाद आप सभी का भी, आप सभी के साथ का, प्यार का, सम्मान का और इतने विश्वास का जो मुझ पर मुझसे भी अधिक है। ये विश्वास कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा ज़रूर होगा एक दिन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे जीवन के एक और नए सुबह में। उत्साह उतना ही है जिसे मैं अपने अंदर कहीं खो चुकी थी। पिछले 8-10 दिन इतने बुरे थे मेरे जीवन के, मेरे विचारों के लिए भी, जो पूरी तरह से बदल ही गए थे। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और मैं क्या हूँ जैसे मैं भूल गई थी। तो यदि आप भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन से अपने जीवन में गुजरते हैं, चाहे वो घर से जुड़ा हो, अपने परिवार से जुड़ा हो, चाहे अपने आप से हो, फिर भी बहुत कुछ कर जाने का जज्बा हो, तो आप सही जगह है, क्योंकि मैं भी ऐसी ही हूँ। हर रोज़ डिमोटिवेट होती हूँ अपनी परिस्थितियों को देखकर, पर फिर वही परिस्थितियाँ मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन बनती हैं। जो परिस्थितियाँ कभी मुझे बहुत डरा देती हैं, तो वही एक दिन परिस्थितियाँ मुझे ना रुकने का साहस भी देती हैं। तो हम आज ये जानने के लिए नहीं आए हैं कि मेरे जीवन की क्या चुनौतियाँ हैं, क्योंकि वो सब बातें मैं नहीं करना चाहती और करना भी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि फिर एक सिंपैथी वाली भावना बीच में आएगी जो मुझे कमज़ोर बनाएगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। क्योंकि मैंने हमेशा यही सीखा है कि अपनी कमज़ोरी को हमें हमेशा अपनी ताकत बनानी चाहिए। हेलो, मैं ठीक हूँ और आज मैंने इतने दिनों के बाद किचन में काम किया है तो अच्छा फील कर रही हूँ। कहते हैं ना कि कुकिंग करना थेरेपी है, और मेरा तो फेवरेट काम भी है पढ़ाई के बाद। तो रोज़ सुबह उठना और अपने स्टडी टेबल को देख के रोना, अपने चेयर को देख कर के रोना, अपने नोट्स खोलना, रफ बुक खोलना और उनको देख के रोना, आज भी ये सब कंटिन्यू ही है। तो आज बस अपने आप को एक पुश दिया कि लक्ष्मी बस अब बहुत हो गया रोना धोना, क्योंकि अब वो टाइम तो आ ही नहीं सकता, चाहे हम कितना भी रो लें, कितना भी पछता लें। कितनी आसानी से ये सब बातें मैं अभी आप सभी से कर ले रही हूँ, लेकिन काफ़ी टफ था, काफ़ी ज़्यादा टफ उस सिचुएशन से बाहर आ पाना, और छोड़ो जाने दो ये बात खुद को समझा पाना। सबसे ज़्यादा ना अपने रूम में रहते हुए बहुत अखरता है, अपने रूम में बैठकर पता नहीं क्यों मैं अपने रूम में नहीं रह पाती हूँ। मैं जब उस कमरे में घुसती हूँ तो आज भी जैसे लगता है कि क्या सोचा था और क्या हो गया, और वो अंदर से जो बात है ना वो निकल ही नहीं पाती है कि मैं क्यों इतना डरी। तो ये सबकी लाइफ में मुझे लगता है आता है, कभी कभी हम जो नहीं सोचते हैं वो भी हमारे साथ होता है, और कभी कभी हम जैसे नहीं होते हैं वैसा भी बिहेव करते हैं। और फिर जब हम ये सब बातें अपने मन की उथल पुथल किसी के सामने रखते हैं ना, तो फिर वो इंसान खुद नहीं ये बात पर विश्वास कर पाता है कि क्या ये वही इंसान है जो कि खुद इतना पॉजिटिव रहता है और दूसरों को इतना मोटिवेट करता है, और आज खुद इतना ज़्यादा निराशावादी वाली बातें, इतना ज़्यादा खुद को हारा हुआ महसूस करना, उस इंसान को भी विश्वास नहीं हो पाता है कि ऐसे इंसान भी क्या कभी अपने लाइफ में इतना लो फील कर सकते हैं। मैंने इधर 15-20 दिन इतना ज़्यादा लो फील किया, ना किसी से बात करने का मन कर रहा है। ये भी बात है कि जब तक हम उस सिचुएशन से गुजरते नहीं है ना, तब तक हम किसी के दुख की गहराई का अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। जब हम खुद उससे गुजरते हैं तब हमें पता होता है कि हाँ, वो इंसान कैसा फील कर रहा था ऐसे मोमेंट में। खैर, ये सब मोमेंट सबके लाइफ में आता है, और ये ना एक प्रोसेस है डीमोटिवेशन से मोटिवेशन की तरफ, निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ।
मुझे लगता है जो कोई जितना झेलता है ना, वो उतने ही लाइफ को अच्छे से जीना सीखता है, और फिर वो लोगों को भी अपने अनुभवों से सिखा पाता है। यदि कोई अपने लाइफ में इस लेवल पर है कि वो हर सिचुएशन के प्रति एकदम न्यूट्रल है, तो इसका मतलब है कि उसने अपने जीवन में बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सिखाया है उसके जीवन ने उसे, तब जा कर के आज वो अपनी सोच के स्तर पर इतना ज़्यादा उठा हुआ है। अब जा कर के मैंने, जब मेरा कुछ मन ठीक हुआ है, तो मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स ने करा के रखा हुआ है ना आंसर्स सारे क्वेश्चन के, तो मैंने मैच किया। मुझे ना कुछ क्वेश्चंस के आंसर ही नहीं याद आ रहे हैं, स्पेशली रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन जो पजल वाले थे, उनका मुझे याद नहीं। मेरा फ़ोन गिर गया। एक तो इसका डिस्प्ले पहले से ही ख़राब है, और लग रहा है गिर गिर के टूट जाएगा। अभी तक मैं मार्केट भी नहीं गई अपना डिस्प्ले बनवाने के लिए। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि मैंने अभी तक आंसर जो, हाँ, मैं आंसर चेक कर रही थी यूट्यूब से, लेकिन कुछ क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने रीजनिंग में क्या क्या मार्क किया है, तो पता नहीं, कुछ क्वेश्चन गलत भी हो गए। तो मैंने 68 क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है मैंने किया है, 68 ही होना चाहिए, और उसमें से भी कुछ क्वेश्चन गलत है। तो यदि रीजनिंग के क्वेश्चन जो कि मैं सोच रही हूँ जो कि गलत है कि सही है, अगर वो सही हो जाता है तो चांसेस बनते हैं, जैसा कि कट ऑफ सब लोग बता रहे हैं कि 62 सही है, तो आपका इसका मतलब हो सकता है सिलेक्शन। तो पता नहीं, अब तो फाइनल आंसर की का हम इंतज़ार कर सकते हैं। और आगे जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, ये एग्ज़ाम मेरे लिए मेरी आंखें खोल देने वाला था, क्योंकि पता है, आज जब मैंने पेपर को अच्छे से देखा ना, तो मैंने ऐसा फील किया कि मैं इस लायक थी कि मैं उसमें से 72 क्वेश्चन सही कर पाऊँ, और ये जीके को छोड़ कर है, क्योंकि मैं जीके को पहले से ही लेकर के नहीं चल रही थी। जीके के 20 क्वेश्चन में मुझे सिर्फ 2 क्वेश्चन आ रहे थे, और ये जो 80 क्वेश्चन थे ना बाकी, उनमें से मैं ये देख पाई कि मैं 72 क्वेश्चन सही कर सकती थी। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनके कि ऑप्शन थोड़े ट्रिकी थे, ऑप्शन को एलिमिनेट करना था, थोड़े कंफ्यूजिंग ऑप्शन थे, तो यदि वो भी मैं कर लेती तो उससे मिलाकर 76 क्वेश्चन मेरे सही होते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और यही मेरी सबसे बड़ी रिग्रेट है कि मैं अच्छा कर सकती थी लेकिन मैं अच्छा नहीं कर पाई। जो बीत गया, अब मैं चाहे कितना भी रो लूँ, कितना भी पछता लूँ, वो टाइम नहीं आ सकता। बस हम उससे सबक ले सकते हैं, और मैंने भी लिया है इस एग्ज़ाम से सबक। और सबसे बड़ी सबक तो यही है कि अब मैं कभी ये नहीं सोचूंगी कि यदि नहीं हुआ तो क्या होगा। हमारी लाइफ के ना कुछ सिचुएशन ही ऐसे होते हैं कि वो हमें डरा देते हैं कि यदि नहीं हुआ तो लाइफ में कुछ बदलेगा ही नहीं, और लाइफ बहुत भी बुरी हो जाएगी। और ये एग्ज़ाम की पूरी जर्नी, इस पूरी जर्नी के दौरान ना, ये डर मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा था कि नहीं हुआ तो क्या होगा। एक तो कोई सपोर्ट नहीं, ऊपर से शादी का प्रेशर, ऊपर से लाइफ में कुछ करना इस बात का प्रेशर, ज़िंदगी के अपने हालात सिचुएशन कुछ अलग ही है। और ये वैकेंसी इतने दिनों के बाद आई, तो यही आखिरी फर्स्ट और एकदम अंतिम मौका है, इसके बाद तो पता नहीं क्या होगा। तो ये सब जो मिला के जो डर बना ना, वो इतना ज़्यादा था कि एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले तक ना नींद आ रही है, ना ही ये समझ में आ रहा है कि मैं कर क्या रही हूँ। और तीन दिन तक तो मैं 10 को मेरा एग्ज़ाम है, और उसके पहले मैं सो भी नहीं रही हूँ, ऐसा था। जब सोने की कोशिश कर रही हूँ तो कुछ नींद भी नहीं आ रही है, हाथ पैर ऊपर से काँप रहे हैं, तो बहुत बहुत मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा है। पता है, मैं मतलब ये ऐसा मोमेंट था मेरे लिए ना कि ये बीत गया, और कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ कुछ पता ही नहीं चला, ऐसा है। एग्ज़ाम के दौरान हमारी माइंडसेट एकदम क्लियर होनी चाहिए, हमारे थॉट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, अपने ऊपर ये विश्वास होना ही चाहिए कि हाँ, मैं बेस्ट हूँ, और सब मेहनत ऐसे ही कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत अलग कर रहा है, जो क्रैक करेगा एग्ज़ाम वो भी ऐसे ही मेहनत कर रहा है, और एग्ज़ाम में कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ भी पूछ देगा, क्या ही पूछ देगा और मैं नहीं कर पाई तो। जबकि मैं ऐसी हूँ नहीं, फिर भी एग्ज़ाम के टाइम मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही थी। तो ये एग्ज़ाम मेरी आंखें खोल देने वाला रहा कि सब पढ़ने से ही बस कुछ नहीं होता है। कभी कभी हम बिल्कुल तैयार होते हैं, हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, लेकिन यदि हमारा दिल और दिमाग हमारे साथ ना होना, तो फिर जो हमारे साथ होता है वो बहुत बुरा होता है। तो हमारी मेंटल जो फिटनेस है, हमें उसे भी बहुत ध्यान में रख के चलना होता है। अपने आप को बोलते रहना चाहिए कि मैं बेस्ट हूँ, और मैं, यदि मेरा नहीं होगा तो किसी का भी नहीं होगा। और मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, मैं बहुत सीरियस हूँ, तो ये तो मुझे ही मिलेगा। तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं उस सारे थॉट प्रोसेस से भी फ्री हूँ। और जो सबक मुझे मिली है इस एग्ज़ाम से, मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, और अपने आप से ये उम्मीद करती हूँ कि मैं इसे सबक लूँगी, और आगे आने वाले DSSB जो एग्ज़ाम है उसके लिए इन सब गलतियों को नहीं दोहराना है। मैं हिम्मत कर पा रही हूँ कुछ पढ़ने की, फिर से एक नए स्टार्ट की, और शायद मेरा एग्ज़ाम फरवरी में ही देखने को मिल जाए, या फिर मार्च में, या फिर अप्रैल में, जिस तरह से शेड्यूल हुआ है DSSB का एग्ज़ाम। पता नहीं कब एग्ज़ाम पड़े,
लेकिन मैं भगवान से मना रही हूँ कि मेरा मार्च या अप्रैल में पड़े, क्योंकि फरवरी के लिए मैं नहीं तैयार हूँ। 15-20 दिन तो चला गया बस इसी रिग्रेट में और इसी पछतावे में केवीएस एग्ज़ाम को लेकर के। मैं बहुत कोशिश करी थी कि मैं इन सब चीज़ों से जल्दी निकलूं, लेकिन मैं नहीं निकल पा रही थी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई जर्नी के साथ और उसी जोश के साथ और उसी फीलिंग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। मैं भी कोशिश कर रही हूँ उसी पॉजिटिव वाली जागृति को अपने अंदर फिर से इंस्टॉल करने की। बस धीरे धीरे इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया जारी है और फिर से अपडेट होंगी और आप सभी के सामने आऊँगी कुछ नई बातों के साथ, एक और नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बहुत बहुत थैंक यू। आप सभी के कमेंट्स पढ़कर ना सच में वो मेडिसिन थी मेरे लिए। घर पर मेरी आदू और आप सभी के कमेंट्स मेरे लिए मेडिसिन थे। फिर से ये फ़ोन गिर रहा है बार बार। मिलती हूँ अगले वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बी पॉजिटिव। हमेशा अपने आप से बोलते रहना है। मिलती हूँ अगले वीडियो ब्लॉग में।